हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूँगी। तो मैंने इसमें आपको जो 9 चैप्टर हैं वो बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। और जो इसमें चैप्टर है हमारे वो टोटल 11 चैप्टर है। तो 2 चैप्टर और बचे हैं और ये जो चैप्टर हैं 2 बहुत छोटे हैं, ये भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो आप लोगों का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली क्लास ना देखी हो तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप लोग जाइए और क्या करिए, क्लास को देखिए कि आप लोगों को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कौन सा टॉपिक है जो आपको क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है। क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो भी आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। तो अगर आप लोग इसकी लैंग्वेज को अच्छे से नहीं समझोगे तो क्वेश्चन जो है वो भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग क्या करिए, बिल्कुल नोट्स बनाइए। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। और ये जो नोट्स हैं अभी के लिए तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं ही, मान लीजिए अभी डीएलएड के एग्जाम के लिए। बाकी आगे चल के टेट, सीटेट और सुपर टेट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। यहाँ से आप लोगों का बेस मजबूत होगा। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा चैप्टर है वो है 10वां चैप्टर और जो चैप्टर का नाम है वो है उत्तम अधिगम सामग्री की विशेषताएं। क्या कह रहा है चैप्टर का नाम? उत्तम अधिगम सामग्री की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब ये क्या होती हैं इनके बारे में हम लोग समझते हैं। और जितनी अच्छी हम लोग बच्चे को क्या करेंगे, सामग्रियाँ देंगे, उतनी जल्दी क्या होगा, बच्चा चीज़ों को अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से सीखेगा। तो उन्हीं की विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि उत्तम अधिगम सामग्री वो होती है जिनके द्वारा अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया व समझाया जा सके। उत्तम अधिगम सामग्री की कुछ विशेषताएं भी होनी चाहिए। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जो उत्तम अधिगम सामग्री होती है वो क्या होती है, जो उत्तम अधिगम सामग्री होती है वो होती है जिनके द्वारा क्या होता है, अच्छे तरीके से बच्चों को क्या किया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। जितनी अच्छी सामग्री होगी बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को उतनी अच्छी तरीके से समझेगा। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, खेलना कूदना ज़्यादा पसंद रहता है। तो आप लोग क्या करिए, बच्चों को खेल खेल में ज़्यादा सिखाइए ताकि क्या हो, बच्चा एक्टिविटी के माध्यम से क्या कर सके, चीज़ों को सीख भी सके। मतलब उससे लगे कि हम खेल रहे हैं और खेलते खेलते वो क्या कर सके, चीज़ों को सीख सके। तो वही कहा गया है कि उत्तम अधिगम सामग्री वो होती है जिनके द्वारा अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया हुआ क्या किया जा सके, समझाया जा सके, पढ़ाया जाए। और जब पढ़ाया जाएगा तो बच्चों को क्या हुआ, समझ में भी आएगा। फिर कहा गया कि उत्तम अधिगम की सामग्री की कुछ विशेषताएं भी होनी चाहिए। अब चलिए जानते हैं जो उत्तम अधिगम सामग्री होती है तो इसकी विशेषताएं क्या है। पहला कह रहा है बिना लागत ही हो, दूसरा कह रहा है अल्प लागत ही हो, और तीसरा कह रहा है बहुउद्देशीय हो, चौथा कह रहा है एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग हो सके, और पांचवा कह रहा है बच्चों की रुचि, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुसार हो। बिना लागत की हो यानी उसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा पैसा भी ना लगे, ठीक। मतलब बच्चे को क्या हो, चीज़ें मतलब कि ज़्यादा लागत ना लगे, मतलब वही कहने का मतलब कि ज़्यादा पैसा ना लगे और बच्चे क्या कर सके, चीज़ों को सीख सके। दूसरा कह रहा है अल्प लागत की हो, यानी क्या हो, कम, क्योंकि ज़्यादा महंगी होंगी तो सारे बच्चे तो फिर सीख नहीं पाएंगे, होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि मतलब कम लागत की हो। वही कहने का मतलब है कि अल्प लागत या कम लागत बात वही होती है। इसके बाद कह रहा है बहुउद्देशीय हो, और मतलब क्या हो, जो सामग्रियाँ तो उनका एक उद्देश्य हो तो बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को सीखेगा, ठीक। फिर कह रहा है बहुउद्देशीय मतलब ये होता है कि कई सारे उद्देश्य हों। जैसे मान लीजिए कि बच्चा क्या करेगा, खेल खेल में सीखेगा तो इसकी 2 चीज़ें हो जाएंगी। एक तो बच्चे देखो मानसिक रूप से स्ट्रांग बनेगा कि नहीं बनेगा, और दूसरा जब भाग दौड़ करेगा तो उसका शारीरिक रूप से मजबूत बनेगा। तो वही ये क्या हुआ, ये बहुउद्देश्य हुआ। तो वही कहा गया कि बिना लागत की हो, अल्प लागत की हो और कैसी हो, बहुउद्देशीय हो। फिर कह रहा है एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग हो सके, और क्या हो सके, एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग हो सके। ऐसा ना हो कि मतलब एक ही क्लास में उसका क्या हो सके, उपयोग हो सके। क्या हो, एक से अधिक क्लास में हो सके। मान लीजिए छोटे बच्चे तो 1 2 3 मतलब उनमें क्या हो, ऐसा ना हो बल्कि एक ही क्लास के बच्चे उसको क्या करें, सीख पाए। 1 की भी सीख लें, 2 की भी सीख लें और 3 की भी सीख लें, ठीक। फिर कह रहा है बच्चों की रुचि, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुसार हो। अब बच्चे का मान लीजिए इंटरेस्ट नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, तो कैसा हो, बच्चे का इंटरेस्ट हो, उसी हिसाब से आपको क्या करना है, शिक्षण अधिगम सामग्री रखनी है। फिर कह रहा है आयु एवं मानसिक स्तर के अनुसार बच्चे की एज कैसी है। मान लीजिए कोई 6 7 8 क्लास का बच्चा हुआ तो क्या आप लोग उसे खेल में समझाओगे, क्या उसे उतने मतलब उसे खेल में समझाने की जगह आप लोग उसे क्या करते हो, बुक से ज़्यादा पढ़ाते हो। और बड़ी क्लासों में ले लीजिए, इस वाले 9th हाई स्कूल 10th में हो गए, तो ये बच्चे तो खेल में सीखेंगे नहीं, इनको क्या होगा, इनको बुक से समझ में आएगा। तो वही कहा गया क्योंकि ये क्या है, ये बच्चे बड़े हैं। तो वही कहा गया है कि बच्चों की रुचि, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुसार हो, ठीक।
फिर क्या कहा गया है, फिर कहा गया है बिना लागत के प्राप्त सामग्री। चलिए जानते हैं कि जो बिना लागत की प्राप्त सामग्री होती है ये क्या होती है। कहा गया है वर्णमाला को गत्ते के टुकड़ों या पेपर को काट काट कर बनाना। जैसे मान लीजिए वर्णमाला के शब्द होते हैं हमारे ये का खा गा गा, तो क्या होता है वो कहा गया कि जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं तो उनको क्या करना है, गत्ते के टुकड़ों या पेपर को काट काट कर बनाना। जो गत्ते नहीं होते हैं और पेपर होते हैं तो आपको क्या करना है, उन्हीं से काट काट करके बच्चों को सिखाना है, जिससे क्या हो ज़्यादा लागत भी ना लगे और क्या हो बच्चे सीख भी जाएं, यही होता है। फिर कहा गया है बहुउद्देशीय सामग्री। अब चलिए जानते हैं जो बहुउद्देशीय सामग्री होती है ये क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है मानचित्र या चार्ट के द्वारा बच्चों को पढ़ाना व समझाना, जिससे रंगों आकृति चित्रों की एक शिक्षण क्या कहा गया, एक शिक्षण सामग्री का कब और किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, इस बात का भी क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जैसे नमूने, मॉडल, मानचित्र, चित्र आदि का प्रयोग करना, ये भी क्या करना चाहिए, ये भी पता करना चाहिए। ठीक, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक, ये क्या होती है, इसके अंतर्गत आती हैं, किसके अंतर्गत, बहुउद्देशीय के अंतर्गत, सामग्री के अंतर्गत। बहुउद्देशीय का मतलब ये होता है जिसका क्या हो एक से अधिक मतलब कि कई सारे उद्देश्य हो। तो वही कहा गया है कि मानचित्र या चार्ट के द्वारा बच्चों को पढ़ाना व समझाना, जिससे रंगों आकृति चित्रों की एक शिक्षण सामग्री का कब और किस प्रकार क्या किया जा सके, प्रयोग किया जा सके, इस बात का भी क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। नमूने, मॉडल, मानचित्र, चित्र आदि कब और कहाँ पे प्रयोग करना, ये भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इस तरीके से इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। यहाँ से जो हमारा चैप्टर था वो 10वां स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें क्या हुई होंगी, अच्छे तरीके से समझ में भी आई होंगी। यहाँ से जो हमारा 10वां चैप्टर है वो क्या होता है, वो समाप्त होता है। ठीक, अब जो हम लोग का चैप्टर आ रहा है वो 11वां चैप्टर आ रहा है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा। ठीक है, जो PDF है इसका जो पेज है वो थोड़ा इधर उधर हो गया, रुकिए हम बता रहे हैं कहाँ से। देखिए आप लोग यहाँ तक मतलब यहाँ से आप लोगों का क्या हो रहा है, जो चैप्टर है ये 10वां चैप्टर, ठीक, वो यहाँ तक है, बहुउद्देशीय सामग्री तक। ठीक है, यहाँ तक है। ठीक, कि जो बहुउद्देशीय सामग्री होती है ये क्या होती हैं, यहाँ से आप लोगों को जो 10वां चैप्टर है वो क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, अब जो हमारा 11वां चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये भी छोटा सा इसके बारे में समझते हैं। जो हमारा 11वां चैप्टर है वो है शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग एवं रख रखाव। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक, इसके शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग एवं रख रखाव के बारे में। तो शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में, सावधानियां और रख रखाव व प्रयोग में, अब ये क्या है इनके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम दृश्य श्रव्य सामग्री है, इनमें से कुछ का निर्माण स्वयं किया जा सकता है। दृश्य श्रव्य का मतलब क्या होता है, देखना, और श्रव्य का मतलब क्या होता है, सुनना। तो कहा गया है कि शिक्षण अधिगम दृश्य श्रव्य सामग्री है, इनमें से कुछ का निर्माण स्वयं किया जाता है। और क्या कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कुछ का निर्माण बाजार से खरीदना पड़ता है। वैसे ज़्यादातर सामग्री को बनाया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री को बनाने में रख रखाव की कुछ सावधानियां भी होती हैं, जिनको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। कुछ चीज़ों तो होती हैं जो आप लोग क्या करते हो, खुद बना लेते हो, टीचर भी खुद बना लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को क्या होता है मार्केट से लेके आना होता है। तो वो एक आ गया कि कौन सी चीज़ें हैं जिनमें क्या करना चाहिए, हमें सावधानियाँ भी रखनी चाहिए। तो कहा जा रहा है कि सामग्री को बनाते समय उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। आप लोग सामग्री तो बना रहे हो लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, आप लोग कोई भी कार्य करो तो उसका आप लोगों को क्या हो, एक उद्देश्य हो। जैसे मान लीजिए आप लोग DELED कर रहे हो तो आपका उद्देश्य क्या है, टीचर बनना, तब तो आप लोग DELED कर रहे हो। तो वही कहा गया है कि सामग्री को बनाते समय उद्देश्य को ध्यान में रखना। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सामग्री को बनाने में कम खर्चा आए और वस्तु क्या हो, अच्छी भी बन जाए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जो खर्चा है वो भी कम आए और क्या हो, जो हमारी वस्तु है वो भी बन जाए। सामग्री को ऐसी जगह रखना जिससे वो गिरे ना और टूटे फूटे भी ना, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक, बनाते समय। और यहाँ से जो चौथा पॉइंट है वो यहाँ पे पेज आ गया है, इसके बारे में बताते हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है कि शिक्षण सामग्री का कब और किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बन तो गई है, लेकिन अब आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि इसका हम लोग प्रयोग कब करेंगे और कहाँ पे करेंगे। ठीक, फिर कहा जा रहा है नमूने, मॉडल, मानचित्र, चित्र आदि
का कब और कहाँ प्रयोग करना है, ये भी आप लोगों को क्या करना है, पता रखना है। ठीक, ये सावधानियाँ बरतनी है। मतलब कोई भी कार्य करोगे मतलब तो सावधानियाँ तो आप लोगों को ध्यान रखनी ही पड़ती है। तो वही कहा गया इसमें भी कि आप लोगों को क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। ठीक, नमूने, मॉडल, मानचित्र, चित्र आदि का कब प्रयोग करना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। यहाँ से हमारे जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो गया। देखिए, तो आप लोगों का क्या हुआ, सिलेबस कंप्लीट हो गया। जो सीडीपी का था वो तो मैंने आपको पहले करा दिया था। शिक्षण अधिगम का सिद्धांत है वो भी क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, नोट्स तो बन ही गए होंगे, आप लोगों को रिवीजन करते रहना है और हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। तो जो लोग सिलेबस को अच्छे से पढ़ा होगा तो उन लोगों को क्वेश्चन आंसर की जो लैंग्वेज है मतलब क्वेश्चन की वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी और जो आंसर है वो भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से दे पाओगे। ठीक, तो चलिए क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस नोट्स को पढ़ पढ़ के क्या करना है, देखते रहना है। क्योंकि जिन लोगों ने क्लास लिया तो उन लोगों को नोट्स में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी समझ में, मतलब थोड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा समझ में। ठीक, क्योंकि हमने क्या किया है, एक एक टॉपिक उठा के प्रॉपर एक एक डिस्कशन किया है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। ठीक, और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, क्विज, PDF सब कुछ मिलता है। चलिए तो फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।